स्टार्ट प्रेजेंटिंग। स्टार्ट हो गया। तो आप पीपीटी ऑन कर दो और अपने फोन के अंदर ऑन कर दो। और ओबीएस में कुछ करना होगा। ओबीएस को तो OBS में कुछ नहीं करना है। स्टार्ट वर्चुअल कैमरा स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट वर्चुअल कैमरा से आएगा ना कुछ वो तो OBS में तो एक बार ऑन करना है ना। स्टार्ट वर्चुअल कैमरा आपने कर दिया ना। हाँ बस उसको छोड़ दो। अब अपने पैनल में आ जाओ। पैनल में आप स्टार्ट करते हो। स्टार्ट के बाद वो मैंने कल क्या बताया था कि वहां से आपको OBS को करना सिलेक्ट। जो कैमरे वाला एक ऑप्शन होगा पैनल के अंदर वहां पर OBS को कर लो सिलेक्ट। कैमरा वाला मतलब इसको मिनिमाइज करके अपना स्लाइड ओपन कर दो तो हो जाएगा। एक मिनट में स्लाइड एक बार है ना हमें वो करो। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। मैं आपको वीडियो एक बार यस सर। अब एक बार आपकी स्क्रीन दिखाओ मुझे। सर ये मैम आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। पीपीटी ऑन करके पढ़ाना स्टार्ट कर दो। और ये ओबीएस को तो कुछ नहीं करना ना, स्टॉप नहीं करना। ओबीएस को छोड़ दो। मैंने क्या बोला आपको पीपीटी ऑन करके फुल करके ये पढ़ाना स्टार्ट कर देना। ओके सर। आपने पीपीटी खोलनी नहीं क्या सर? नहीं पीपीटी नहीं खोली मैंने। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी जल्दी सब जुड़ जाओ, क्लास स्टार्ट होने वाली है। प्लीज जल्दी जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए जल्दी से, क्लास स्टार्ट होने वाली है। हेलो जल्दी जल्दी सब जुड़ जाइए, 2 मिनट और वेट कर लेती हूँ। सभी को लाइव जो है सेशन उसके नोटिफिकेशंस मिल रहे होंगे। तो कौन कौन लाइव आ गए हैं?
जल्दी से जुड़ जाओ सब, लाइव क्लास हो चुकी है, प्लीज सब जल्दी से जुड़ जाएं। जल्दी से जुड़ जाओ सब, लाइव क्लास हो चुकी है। इसके पहले सब कंफर्म कर दे क्या मेरी आवाज क्लियर है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सभी को नोटिफिकेशंस कल मिल गए होंगे कि क्लास 11 बजे से लाइव होने वाली है, तो प्लीज सब टाइमली जुड़ जाएं। और डेली क्लासेस इसी टाइम स्टार्ट होंगी, मंडे टू सैटरडे 11 बजे से क्लास होंगी, और उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यस, चलिए बहुत वेट किया हम लोगों ने, जो आए हैं उनके साथ ही क्लास स्टार्ट किया जाए। जो ज्वाइन नहीं हुए हैं वो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास फिलर फॉर्म ऐप पे आपको मिल जाएंगी। और सबसे पहले तो ये फर्स्ट पेज देख लो, फिलर फॉर्म का ये टेलीग्राम पेज है, फिलर फॉर्म का इंस्टाग्राम भी है, का फेसबुक भी है, और आप कहीं से भी फिलर फॉर्म ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, और सारे कोर्सेस पेपर 2 के 12 कोर्सेस यहाँ अवेलेबल हैं, और सारे बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। और सभी का एक ही हमारा एम है कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। यूजीसी नेट की क्लासेस, सेट के भी यूजीसी नेट सेट की क्लासेस, नेट सेंट्रल लेवल पे होती है और सेट स्टेट लेवल पे होती है, तो दोनों की क्लासेस यहाँ अवेलेबल हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिल्पी आपका फिलर फॉर्म ऐप पे स्वागत करती हूँ। आज 22 जनवरी 2024 से फिलर फॉर्म ऐप जो है उसमें क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और ये रेगुलर रहेंगी। हमारी क्लासेस 3 दिन यूट्यूब पे भी हुई है, पेपर 2 की 18, 19 और 20, 18, 19 और 20। तो 3 दिन की क्लासेस आप यूट्यूब से चेक कर सकते हैं, और वहाँ से प्लीज़ आप वीडियोस देख लें, क्योंकि जो क्लासेस होंगी उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। वहाँ से आप देखें, वहाँ से समझें, तो क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर होने में अच्छा रहेगा। वहाँ मैंने 3 दिन में 3 टॉपिक्स पढ़ाए हैं। पहले दिन में तो मैंने थोड़ा सिलेबस डिस्कस किया है, और जो स्ट्रैटेजी थोड़ा स्ट्रैटेजी रखा है कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे, और यूनिट 1 फिलोसफिकल जो है उसके बारे में डिस्कस किया है। एजुकेशनल स्टडीज, एजुकेशनल स्टडीज के बारे में वहाँ डिस्कस किया है। और दूसरे दिन मैंने टीचर एजुकेशन के बारे में वहाँ डिस्कस किया है यूट्यूब ऐप पे। एक मिनट, हाँ हेलो। हाँ, हेलो हेलो। 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 हाँ मनीषा, हाँ, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, आप फिलर फॉर्म आपसे क्लास ज्वाइन की क्या? हाँ हाँ, अभी 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 जस्ट ज्वाइन किया है मैंने। मतलब अभी अभी किए हैं? लाइव में सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ, और कोई आ नहीं रहा है। मतलब 10 मिनट हो चुके हैं करीब। सुनिए ना, तो क्या बोलते हैं, इस क्लास में ऑनलाइन जैसे कि ज्वाइन करेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं कि पूरा कोर्सेज कुछ देते हैं? मतलब इसमें कितने महीने होंगे क्लास ज्वाइन की आपको? आप कौन बोल रही हो? मैं मनीषा ही बोल रही हूँ।
अच्छा मनीषा, मैं क्लास के बाद थोड़ा बात करूँ क्या? क्लास में लाइव स्टार्ट हो गया है। हाँ हाँ करती हूँ। हाँ फिर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये पेपर 18 को मैंने पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन में एजुकेशनल स्टडीज जो है उसमें फिलोसफिकल थिंकिंग ये सब के बारे में डिस्कस किया। 19 यानी कि 19 तारीख को मैंने टीचर एजुकेशन जो है यूनिट 4 उसके बारे में डिस्कस किया। और 20 यानी कि 20 तारीख को यूनिट 3 लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि एवं विकास इसके बारे में डिस्कस किया है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियोस देखने के बाद प्लीज़ यूट्यूब को देखें, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी। जैसा कि हम शुरुआत करते हैं कि हर दिन की शुरुआत कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि देयर आर टू वेज टू बी हैप्पी। देयर आर टू वेज टू बी हैप्पी। फर्स्ट इज चेंज द सिचुएशन और सेकंड इज चेंज द माइंडसेट टुवर्ड्स इट। खुश रहने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला कि हम या तो सिचुएशन को चेंज कर दें, या दूसरा कि हम उसके माइंडसेट, उसके लिए जो माइंडसेट है उसे चेंज कर दें, तभी हम खुश रह सकते हैं। तो यहाँ खुशी हमारी क्या है? हमारी खुशी यहाँ है कि हमें यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हमें पढ़ना है, और तभी हमें बहुत खुशी होगी। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लोग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं शिल्पी, एजुकेशन पेपर 2 मेरा ये टाइम टेबल है। मंडे टू सैटरडे ऐप पर 11 बजे से है, और यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस हुई हैं, उसे आप देख लो। 3 दिन की क्लासेस हुई हैं। अभी कोर्स डिस्काउंट पे चल रहा है। 5000 जो फी है वो 2499 में मिल रहा है, और डिस्काउंट कुछ ही दिनों के लिए है। रामनवमी का, राम मंदिर का जो भव्य अभिषेक एवं प्राण प्रतिष्ठा शुभारंभ है, उसके लिए भी कोर्स जो है डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो सभी को राम मंदिर की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आप आपको जो फी दिख रहे हैं 2499, उसमें आप कूपन लगा सकते हो तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। हमारी क्लासेस जो हैं, ऐप पे क्लासेस मॉक टेस्ट भी होते हैं, हर संडे को होंगे। 21 जनवरी को भी हुए हैं, और 28 को नेक्स्ट होंगे, 4 फरवरी को होंगे। तो हमारे जो क्लासेस होते हैं उसका हर वीकली, मतलब हर संडे को, हर रविवार को उसमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो सप्ताह भर आप क्या पढ़ाई किए हो उसके अकॉर्डिंग्स। तो यहाँ से जुड़ जाइए। तो चलिए, जैसा कि राम मंदिर का भव्य अभिषेक है आज, राम मंदिर वापस राम मंदिर हमारे राम भगवान स्थापित होने वाले हैं। तो दो सब भगवान के लिए भी, दुनिया में ईसाई धर्म के लोगों के लिए जो महत्व वेटिकन सिटी का है, और इस्लाम धर्म के लोगों के लिए जो महत्व सऊदी अरब का है, सऊदी अरब में जो मक्का है उसका है, तो वही महत्व भारत के करोड़ों हिंदुओं के लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि का है। और श्री राम जन्मभूमि को वापस पाने के लिए लगभग 500 वर्षों से भी ज़्यादा का वनवास उन्होंने काटा है। और आज इस जन्मभूमि पर रामलला की प्रतिमा स्थापित होने वाली है अयोध्या धाम में। तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। 22 जनवरी को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिवाली मनाई जा रही है। दुनिया के 60 से ज़्यादा देशों में और 200 से ज़्यादा स्थानों पर आज के दिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इन देशों में जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। तो सभी
धर्म हमारे लिए एक महत्व का है, आपसी सौहार्द बनाए, मिलजुल के रहें और हम जश्न मनाएं। चलिए अब क्लास स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो यूनिट पेपर 2 एजुकेशन है उसमें 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट में पहला यूनिट क्या है हमारा, 10 यूनिट है और सबके जो मार्क्स जो हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज का, मतलब हिंदी भी इसका देख लेंगे, शैक्षिक अध्ययन। तो ये थोड़ी फिलोसफिकल बातें हैं इसमें, जैसे विद्या, इसमें हमारा पूछा जाएगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, इंडियन स्कूल्स जो है उसके बारे में पढ़ना है। इनका सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब में विद्या का क्या रेफरेंस है। दयानंद दर्शन के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में बताया जाएगा कि उनके टाइम में, उनके समय में शिक्षा कैसे दी जाती थी। सांख्य टाइम में क्या है, वेदांता क्या है, बुद्धिज्म के टाइम में कैसी शिक्षा होती थी, वेदांत क्या है, जैनिज्म का क्या है। तो इस सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ाया जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उससे रिलेटेड और उससे संबंधित सारे PYQ यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और क्वेश्चन जो भी आए हम उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। बी पार्ट हमारा है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सब है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। अब इंफॉर्मेशन क्या है, सूचना, ज्ञान और विजडम, इस तीनों के संदर्भ में क्या तीनों में डिफरेंस है, तो इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। व्यवहारवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, व्यवहारिकता क्या है, मार्क्सवाद क्या है, अस्तित्ववाद क्या है, ये पश्चिमी विचारधाराओं के बारे में पढ़ा जाएगा। थर्ड में है सी पार्ट, इसका है अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को भी इसमें दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस, फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। शिक्षा शास्त्र ऐसा विषय है, या कोई भी विषय हम कह सकते हैं, जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है। इसमें फिलॉसफी, शिक्षा शास्त्र में जो मेनली मैंने देखा है कि इसमें फिलॉसफी भी आती है, सोशियोलॉजी भी आती है, एजुकेशन भी आता है, सब कुछ इससे प्रभावित है, संबंधित है सब कुछ। तो शिक्षा शास्त्र कुछ अलग विषय नहीं है, जो हम आसपास देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारा विषय होता है। कोई भी सब्जेक्ट हम उसी से पढ़ते हैं, कोई अलग से नहीं होते हैं। तो इसलिए अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे हम किसी चीज़ को जो समझते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या एनालाइज करते हैं, उसको यहाँ पढ़ा गया है। कि जैसे कि ऑर्थोडॉक्स है, हेटेरोडॉक्स, वो भी पढ़ेंगे। तो ऑर्थोडॉक्स कौन है, वेद को मानने वाले कौन हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं उनके बारे में क्या बातें हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं तो वो क्या मानते हैं, ये सब सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। इसी तरह ये जो गांव वाला हम लोग देख चुके हैं कि शिक्षा के समाजशास्त्र के दृष्टिकोण, यानी कि प्रतीकात्मक, अंतःक्रिया, संरचनात्मक, कार्यात्मकता और संघर्ष सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है, इसके बारे में जाना जाएगा। कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाओं की अवधारणा और प्रकार और उनके कार्य, जो परिवार में क्या है, स्कूल में क्या है और समाज में कैसे कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सामाजिक आंदोलनों, जो आंदोलन हुए, सोशल मूवमेंट्स हुए, उसके बारे में जानेंगे। सापेक्ष अभाव क्या है, संसाधन जुटाना क्या है, राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत क्या है और नए सामाजिक आंदोलन सिद्धांत, सबके बारे में यहाँ पढ़ा जाएगा। इसका जो डी पार्ट है एजुकेशनल स्टडीज का, यूनिट 1 का, उसका है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, सामाजिकरण और शिक्षा, एजुकेशन एंड कल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, औरबिंदो, जे कृष्णमूर्ति, पॉल फ्रेरे, ये सब, सावित्रीबाई फुले, इनके बारे में एक एक करके पढ़ा जाएगा।
और काफ़ी यहाँ पे अच्छे से डीपली हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है तो फिर क्वेश्चन उससे किसी भी तरह से पूछा जाए तो उसे आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होती। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कितना भी क्वेश्चन घुमाया जाता है, कितना भी प्रश्न घुमा के पूछा जाता है, हम सभी तरह से उसका आंसर कर सकते हैं, हम सभी तरह से उसके उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पे विशेष क्या बोला जा रहा है कि समाजीकरण और शिक्षा और संस्कृति का क्या संबंध है। सामाजिक परिवर्तन के लिए जो शैक्षिक विचार के विकास में विचारक जो हैं, जो थिंकर्स हैं, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, ऑरोबिंदो ने क्या कहा है, जे कृष्णमूर्ति जी ने क्या कहा है, पाउलो फ्रेयर ने क्या कहा है, वॉल्स्टन क्राफ्ट ने क्या कहा है, नेल नॉर्डिंग्स ने क्या कहा है, सावित्रीबाई फुले ने क्या कहा है, उनका क्या योगदान रहा है। और भारतीय संविधान में राष्ट्रीय मूल जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता और शिक्षा के विशेष संदर्भ में क्या है इनके बारे में राय, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई यूनिट 1 की बात, एजुकेशनल स्टडीज। ठीक है, अब इसी तरह से यूनिट 2 है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का इतिहास क्या है, शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई, राजनीति क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। अब यहाँ जैसे हम लोग देख रहे हैं यूनिट 1 में ही देखा जाए तो पहले क्या था, अभी शिक्षा जो है पहले वैदिक कालों में क्या होती थी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक उसे मौखिक रूप से सुनाया जाता था, मौखिक रूप से सिखाया जाता था। और सभी धर्मों के लिए अलग अलग उनकी आयु थी, पढ़ने के अलग अलग जगह थे। उसी तरह से इस्लामिक में देखें तो मकतब था, मदरसा था, उसका क्या योगदान है, ये सब क्या योगदान रहा है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये तो हो गया फिलोसफिकल थिंकिंग, शैक्षिक अध्ययन लोग उन्होंने कहाँ किया, वेदांत क्या है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से शिक्षा स्टार्ट हुई है, शुरुआत कहाँ से हुई है, और अभी तक अभी जो चल रहा है हमारा 2024 तक, वहाँ क्या क्या हुआ है, हम लोग वहाँ तक इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। फिर इस हिस्ट्री वाले में आएगा कमिटीज कौन कौन सी बनी, धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार हुआ आधुनिक भारत में, हम लोग कह सकते हैं। तो समितियां और आयोग जो है उनका वो स्टैब्लिश किए गए, स्थापित किए गए, और उनका जो योगदान है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है, मतलब उसमें क्या हुआ, कोठारी कमीशन कब आया, नेशनल पॉलिसी जो आया 1986, और उसी का कुछ इम्प्लीकेशंस था 1992 में आया, कुछ पार्ट को 86 में मॉडिफिकेशन करके, उसके बारे में जानेंगे। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स जो है 1999 उसके बारे में जानेंगे। एनसीएफ जानेंगे 2005। नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। यशपाल कमेटी का रिपोर्ट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और टीचर एजुकेशन का जो फ्रेमवर्क है 2009 उसके बारे में पढ़ेंगे। जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट पढ़ेंगे। और इसमें एक और चीज ऐड हो सकती है, मतलब इसमें तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग एनईपी 2020 के भी बारे में पढ़ेंगे। अगर सिलेबस मतलब जो भी हम लोग पढ़ेंगे पीछे से लेके अभी तक जो क्या हो रही है वहां तक आएंगे, तो एनईपी 2020 के बारे में भी यहाँ डिस्कशन होगा। तो सारी चीजें बहुत क्लियर रहेंगी। अब यहाँ हिंदी में भी देख लो, शिक्षा का इतिहास क्या है, राजनीति क्या है और अर्थशास्त्र क्या है। अब शिक्षा, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र ये सब तो जुड़े हुए हैं आपस में। तो इसमें शिक्षा क्या है, उसका योगदान क्या रहा माध्यमिक शिक्षा आयोग में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, ज्ञान आयोग क्या है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा इसका पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन। जो पॉलिसीज बनाई गई उसके बारे में, नीतियां जो बनाई गई और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, हमारा जो शैक्षिक नीति है और राष्ट्रीय विकास के बीच जो संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, इसके लिए जुड़ना होगा, क्लास में रेगुलर आना होगा। उसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं। कहते हैं ना कि टीचर्स आर सिग्निफिकेंट पिलर्स ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट। किसी भी सोसाइटी को डेवलप करना हो तो महत्वपूर्ण पिलर, एक टीचर जो एक महत्वपूर्ण पिलर है।
पिलर क्या होता है? अगर पिलर आपका स्ट्रांग नहीं हुआ, कोई भी घर का बेस जो स्ट्रांग नहीं हुआ, उसका पिलर जो देते हैं तो घर गिर जाएंगे। उसी तरह से शिक्षक जो है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, उनकी एक महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है, और वो समाज के निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज को बदलने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो समाज को बदलने के लिए पढ़ाई करनी होती है, और पढ़ाई करने के लिए शिक्षक से जुड़ना होता है। बातें समझ में आ रही हैं मेरी? तो इसमें क्या क्या नीतियां हैं, शैक्षिक नीति के निर्धारण क्या क्या है, उनके निर्माण की क्या प्रक्रिया है, कैसे निर्माण किया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। मौजूदा स्थिति जो है, आज के टाइम में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नीति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और नीति की योजना कैसे बनी, कैसे कार्यान्वयन किया गया, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मेरी बातें अगर समझ में आ रही है तो प्लीज आप लोग मैसेज करो। आगे हम लोग देखेंगे कि उसका नीति प्रभाव का मूल्यांकन कैसे होगा, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। नीति चक्र क्या है, पॉलिसी साइकिल्स क्या है, ये सब रहेंगे इसमें पार्ट। इसके सी पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के अर्थशास्त्र की अवधारणा क्या होंगी, उसके बारे में पढ़ाई की जाएगी। और शिक्षा में क्या लागत रहेगा, क्या लाभ विश्लेषण रहेगा, प्रभावी विश्लेषण क्या है, इसके बारे में प्रभाव की जाएगी, बातें की जाएगी। उच्च शिक्षा में आर्थिक रिटर्न क्या है, सिग्नलिंग सिद्धांत क्या है, यहाँ देखो। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक रिटर्न्स टू हायर एजुकेशन, सिग्नलिंग थ्योरी क्या है, सिग्नल क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ह्यूमन कैपेसिटी वर्सेस ह्यूमन कैपेसिटी थ्योरी, कैपिटल थ्योरी, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। एजुकेशनल फाइनेंस क्या होता है, एजुकेशनल फाइनेंस एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स क्या होता है। आई और ए का फर्क है, लेकिन मीनिंग दोनों बहुत अंतर है, अपोजिट ही समझ लो। बजटिंग क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पॉलिसीज जो है, सूक्ष्म और स्थूल स्तरों पर शैक्षिक वित्त बजट की अवधारणा, उसके बारे में पढ़ाई की जाएगी। डी पार्ट रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। एजुकेशन जो है, शिक्षा है, उसमें राजनीति भी हो रही है, होती है, तो उस दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसके बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त की जाएगी। पर्सपेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशनल, लिबरल, कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स। बिहेवियरलिज्म क्या है, सिस्टम एनालिसिस क्या है, रैशनल चॉइस क्या है, एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन तो समझ रहे हैं हम, लेकिन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मतलब कि राजनीतिक सामाजिकरण क्या है, उसके बारे में भी यहाँ पढ़ाई की जाएगी, पढ़ेंगे हम लोग। इसी तरह से यूनिट 3 आई, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, मतलब शिक्षार्थी और सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया और शिक्षार्थी, ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है या नहीं है? प्लीज मैसेज करके बताओ मुझे, जो लाइव हो आप। तो इसमें ए पार्ट जो रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कहते हैं ना ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो ये एक जैसा दिखता है बट एक जैसा नहीं है। अगर कहते हैं सिलेबस और करिकुलम, उसी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट अगर बिग सर्कल है, एक मान लो कि यहाँ पे हम सर्कल एक ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लो कि एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, एक चित्र बनाया और उसके अंदर एक छोटा सा चित्र बनाया। तो ये जो बड़ा सर्कल है, जो बड़ा सा सर्कल है वो क्या है, वो डेवलपमेंट है।
वो विकास है। डी से इसको इंडिकेट कर दिए। इसके अंदर जो सर्कल है, इसके अंदर जो वृत्त आपको दिख रहा है, जो छोटा सा है, वो विकास है, मतलब वृद्धि है। यहाँ गलत लिखा गया है, वृद्धि होगा, ग्रोथ है वो, उसको जी से लिख देंगे। ये वृद्धि यहाँ पे होगा। वृद्धि ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो वृद्धि हो गया, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो उसका दायरा बहुत बड़ा है, जो विकास है उसका दायरा बहुत बड़ा है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? उसमें हमारा इमोशनल, फिजिकल, सोशल सारी चीजें आती हैं। उसका दायरा बहुत बड़ा है। लेकिन वृद्धि में क्या होती है? वृद्धि एक उसका पार्ट है। डेवलपमेंट में क्या आएगा? फिजिकल डेवलपमेंट आएगा, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक डेवलपमेंट विकास, संज्ञानात्मक विकास भी इसमें आएगा डेवलपमेंट में। मोरल, सोशल एंड इमोशनल 5 तरह के डेवलपमेंट होंगे। लेकिन ग्रोथ उसका जस्ट एक पार्ट है। जैसे हम सिलेबस कहते हैं, तो सिलेबस क्या है? सिलेबस करिकुलम का एक पार्ट है। अगर उसको भी देखा जाए तो ये एक करिकुलम है। करिकुलम मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक जो पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। इसको सी से इंडिकेट किया। इसमें बहुत कुछ है। करिकुलम में क्या क्या आता है? इसमें पढ़ाई भी आती है, एक्टिविटीज भी आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उसमें जो सिलेबस जो हम लोगों को दिया जाता है कि ये कराना है, ये कराना है, इस मंथ में ये कराना है, तो वो इसका जस्ट एक पार्ट है। जैसे यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मैंने इंडिकेट किया है। ग्रोथ बड़ा सर्कल है, सॉरी ग्रोथ छोटा है, और यहाँ देख लो आप ग्रोथ, इसको डी से डेवलपमेंट यानी कि विकास को डी से लिया, और ग्रोथ को जी से, वृद्धि को जी से इंडिकेट किया है, और विकास को डी से। ठीक है, तो विकास का दायरा बड़ा है, वृद्धि उसके अंदर आती है। उसी तरह करिकुलम का दायरा बड़ा है और सिलेबस उसके अंदर आता है। इसके बारे में मैंने 20 तारीख को बहुत अच्छे से YouTube में बताया है। आप लोग एक बार वहां से गो थ्रू हो सकते हो, वहां देख सकते हो। उसके बाद फिर से मैं यहाँ शॉर्ट में आप लोग को डिटेल्स में ही समझा दूंगी, फिर से पूरी बातें समझा दूंगी। तो एक बार अगर आप वो वीडियोस आप देख लो यूट्यूब पे, तो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अब ग्रोथ क्या होता है जिसको हम देख सकते हैं? जैसे कि बॉडी का चेंज होना, हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, उसे हम देख सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? उसको हम लोग फील करते हैं। मतलब कि वो कंप्लीट बॉडी के लिए होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट, पूरी तरह से वो विकास होता है। किस क्षेत्रों में होता है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, संज्ञानात्मक, शारीरिक, सांवेदिक, सामाजिक, सभी तरह के आयाम उसमें आते हैं। तो उस थ्योरी के बारे में क्या है, ये कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में बातें करेंगी। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, इसमें इसका सिलेबस 3 जो हमारे जो यूनिट है, एक यूनिट 1, एक यूनिट 3 और एक यूनिट 6। 6 यूनिट हो गया रिसर्च, 3 लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, और यूनिट 1 फिलोसफी। ये तीनों यूनिट बड़े हैं, और इसको कवर अच्छे से कवर कर लो तो एक बार आपके जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो बहुत काम के रहते हैं। उसके बाद की यूनिट में थोड़ा कम टाइम लगता है। तो इसमें ये सिलेबस जो दिख रहा है, इससे बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना होता है। इसमें पियाजे आते हैं, फिर जो मॉरल डेवलपमेंट किनका क्या हुआ, सारी थ्योरियाज आती है, बहुत कुछ है इसमें। गार्डन का थ्योरी है, और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण, उसके बारे में बातें की जाती है। और किन्होंने क्या कहा है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, फिर बहुत सारी बातें आती है इसमें। जीन पियाजे का जो बच्चों को लेके जो अध्ययन किया गया, जो 4 स्टेजेस में उन्होंने बताया कि संवेदी परख पहला स्टेज बताया उन्होंने, दूसरा पूर्व क्रियात्मक अवस्था बताया, तीसरा मूर्त संक्रिया बताया, और चौथा अमूर्त संक्रिया बताया। तो चारों चीजें इसमें डिस्कस होंगी। और इसके साथ ही और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे थिंकर्स के, फिलोसोफर्स के पढ़ने हैं।
और उसको बहुत डीपली पढ़ना है तो क्लासेस यहाँ बहुत अच्छी होने वाली है। प्लीज़ आप लोग रेगुलर बने बने रहिए। वाइगोत्स्की जो है उनकी थ्योरी क्या है, जेडपीडी क्या है, और बहुत कुछ इसमें डिस्कस करना होगा। कर्ट कोफका का मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हाइजीन क्या होता है, स्वच्छता तो जान रहे हैं कि सफाई है, लेकिन मानसिक स्वच्छता क्या है उसके बारे में बातें होंगी। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मेंटल हेल्थ जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य ही अच्छा ना हो तो हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका हेल्थ अच्छा ना हो, आपके घर स्वच्छ ना हो तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपको बहुत चिड़चिड़ाहट महसूस होगी, आपको लगेगा कि इतनी गंदगी है। तो जब आप सफाई कर दोगे, घर की सफाई करते हो, उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होता है। उसी तरह से अगर मानसिक स्वच्छता को ध्यान में रखते हैं, मानसिक स्वच्छता को आयाम देते हैं, तो फिर हमें बहुत अच्छा फील होता है और हम बहुत प्रोग्रेस करते हैं, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता है। इसका बी पार्ट है अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल। सोशल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, इमोशनल, स्टेनबर्ग ने क्या कहा, गार्डनर ने क्या कहा, असेसमेंट क्या है, ये सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, मेटाकॉग्निशन क्या है, क्रिएटिव पेज क्या है, क्रिएटिविटी पेज क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे सामाजिक बुद्धि क्या है, एकाधिक बुद्धि क्या है, भावनात्मक बुद्धि की अवधारणाएं क्या है, स्टर्नबर्ग, गार्डनर द्वारा, बुद्धि के सिद्धांत क्या है, बुद्धि का आकलन क्या है, बुद्धि लब्धि हम लोगों ने पढ़ा है ना, बुद्धि लब्धि, तो उसी का बुद्धि का आकलन क्या है, ये सब के बारे में बातें होंगी। सी पार्ट इसका है प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या है उसके बारे में बातें करेंगे कि बिहेवियरिस्टिक क्या है, कॉग्निटिव क्या है, सोशल थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या है, उसके फैक्टर्स क्या क्या है सोशल लर्निंग के लिए, या हिंदी में भी देख लेते हैं। सिद्धांत और सीखने के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स मीन सिद्धांत एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, और उनको सीखने के जो सिद्धांत है उसके बारे में बातें होंगी। सीखने के व्यवहारवादी क्या है, संज्ञानात्मक और सामाजिक सिद्धांत क्या है, सामाजिक सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, सामाजिक क्षमता क्या है, सामाजिक अनुभूति की अवधारणा क्या है, समाज क्या है, उसके बारे में समझेंगे। फिर इसमें फोर्थ पार्ट आता है हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वो भी पढ़ना है। गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि लर्नर और लर्निंग प्रोसेस एक बहुत बृहद बृहद चीज है, उसमें बहुत कुछ कवर होता है, ठीक है। तो गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग क्या है, हम उसका नेचर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसकी जरूरत क्यों होती है, टाइप कितने तरह के गाइडेंस होते हैं, मतलब एजुकेशनल गाइडेंस भी होता है, वोकेशनल गाइडेंस भी होता है, पर्सनल गाइडेंस भी होता है, हेल्थ गाइडेंस भी होता है, सोशल गाइडेंस भी होता है, डायरेक्टिव भी होता है, नॉन डायरेक्टिव भी तो होता है, इक्लेक्टिक भी होता है। क्या क्या अप्रोचेस होंगे काउंसलिंग के, कॉग्निटिव बिहेवियर के क्या होंगे, ह्यूमनिस्टिक क्या अप्रोच है, क्या किसने क्या कहा है, थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग क्या है, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें काउंसलिंग भी आती है, ठीक है। अब ऐसे ही यूनिट 4 है हमारा, चौथी इकाई है शिक्षक शिक्षा। तो इसमें हम लोग क्या उसके मीनिंग है, उसके स्कोप क्या है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है, मतलब टीचर की शिक्षा की बात क्यों की गई है हमारे दिमाग में, हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि जो शिक्षक है, जो ऑलरेडी पढ़ाते हमें ज्ञानी है, तो उनकी शिक्षा की बात क्यों की गई है, उनको शिक्षित करने की क्यों जरूरत है, वो तो ऑलरेडी शिक्षित है। फिर उनकी शिक्षा की बात हुई है, उनके करिकुलम क्या होने चाहिए, मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट स्कूल लेवल पे जो शिक्षित हैं, जो टीचर है, उनका क्या होना चाहिए, उनको क्या पढ़ाना, मतलब नेसेसरी कंपोनेंट्स होने चाहिए, एलिमेंट्री में, सेकेंडरी में क्या होना चाहिए, हायर सेकेंडरी में क्या होना चाहिए, मतलब हर प्राइमरी लेवल के टीचर का क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, सेकेंडरी का, हायर सेकेंडरी का, ये सब सभी डिस्कस करेंगे। शिक्षक तो एक ही उनका काम है कि पढ़ाना, लेकिन कैसे पढ़ाना, क्या उसमें अंतर होना चाहिए सारे लेवल्स में, और शिक्षकों की क्या जरूरत होती है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
प्री सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है, इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है, मतलब सेवा पूर्व शिक्षक जो है उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन सर्विस क्या होता है, बीएड एमएड जो कर रहे हैं वो क्या है, प्री सर्विस है या इन सर्विस है, कोई मुझे बता सकते हैं? उसी तरह से फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए क्या है, व्याख्यात्मक, सहयोगात्मक और अनुभवात्मक शिक्षा क्या है, ये सब के बारे में पढ़ा जाएगा। अब नॉलेज बेस की यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे देखो आप, यस, नॉलेज बेस क्या होता है ऑफ टीचर एजुकेशन। तो नॉलेज बेस क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। उसके बारे में उसके बाद क्या है कि टीचर एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सुलमैन ने क्या कहा है, डेंग ने क्या कहा है, ल्यूक ने कहा क्या है, हैबरमास ने क्या कहा है, और ये सब जो आपको दिख रहा है 3-4, इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर बार। काफी इंपॉर्टेंट है ये सब, सबको पढ़ना डीपली बहुत जरूरी है। अगर अच्छा मार्क्स लाना है, जेआरएफ लाना है, यूजीसी नेट क्रैक करना है, तो आपको मेहनत भी ईमानदारी से करनी होगी। मेहनत से अगर जी चुराएंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें रिजल्ट चाहिए तो मेहनत भी करना होगा। आपने देखा है कभी क्या कि एक बीज जो है जिसे हमने डाला है जमीन के अंदर, तो अचानक से बड़ा पेड़ बन जाता है, बनता है? नहीं बनता है। उसको भी बीज से छोटा सा यहाँ पे पौधा निकलता है, धीरे 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 बड़ा होकर पेड़ बनता है, उसमें भी उसको वक्त लगता है। हर कुछ को समय चाहिए, एक अच्छे निर्माण के लिए समय चाहिए। रोम से इज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है एक दिन में नहीं बना है, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थ्रस्टी क्रो का भी स्टोरी हम लोग सुने होंगे। तो बूंद बूंद से घड़ा बंद भरता है और एक दिन में कुछ नहीं होता है। इसीलिए कंटिन्यूस स्टडी, लगातार पढ़ने की जरूरत है और सही गाइडेंस में पढ़ने की जरूरत है। मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही है? समझ आ रही है तो प्लीज टाइमली क्लास में जुड़े और क्लास अटेंड करें। यहाँ पे हम लोगों का स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि जैसे ही सब टॉपिक खत्म होंगे, एक मतलब मान लो ए पार्ट खत्म हुआ या टीचर एजुकेशन कंप्लीट हुआ, तो उससे सारे पीवाईक्यू कराए जाएंगे और भी बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो इससे हमें ये फायदा होगा कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हम ग्रास्प करेंगे, हमें अच्छे से समझ आएंगे। अब ये देखो टीचर एजुकेशन का डी पार्ट जैसे कि है कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ, पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में बातें हैं, और एजेंसीज क्या है उसके बारे में बातें की गई हैं। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे हैं सिलेबस, मैं आपका अपलोड कर दूंगी वहां पे, आपके ऐप पे जाके नोट्स में सिलेबस अपलोड कर दूंगी। तो पहला हमारा यूनिट हो जाता है एजुकेशनल स्टडीज, यानी कि शैक्षणिक अध्ययन, उसके बारे में बातें मैंने बता दी। दूसरा है सिलेबस का पार्ट हिस्ट्री, पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा का इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र, उसके बारे में बातें होंगी। यूनिट 3 हमारा है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, वो भी मैंने बताया है कि क्या क्या जो है उसके पार्ट्स हैं, उसको भी मैंने बताया है आप लोगों को। शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया। इकाई 4 यानी कि टीचर एजुकेशन, शिक्षक, अध्यापक शिक्षा के बारे में यहाँ बातें की गई हैं। इसी तरह से यूनिट 5 है करिकुलम स्टडीज, करिकुलम क्या है और स्ट्रेटजीज क्या है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या अध्ययन, पाठ्यचर्या अध्ययन क्या है और पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की क्या अवस्थाएं हैं, दार्शनिक आधार क्या है उसका आधार, मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, भूमिका क्या है यूजीसी का, नेट एनसीईआरटी का, सॉरी यूजीसी एनसीटी का, और ये सब के बारे में हम लोग वहां पे बातें करेंगे। उसके बाद इसका बी पार्ट है करिकुलम डिजाइन, कैसे होता है पाठ्यचर्या की, कैसे डिजाइनिंग किया जाता है,
परंपरागत क्या है तथा समकालीन मॉडल क्या है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल क्या है, डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल क्या है, ये सब CIPP मॉडल क्या है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। इसका C पार्ट है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, मतलब अनुदेशात्मक प्रणाली। इसमें इंस्ट्रक्शनल मीडिया है, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड मटेरियल इन एनहांसिंग करिकुलम ट्रांजेक्शन। पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उपागम के बारे में बातें होंगी। डी है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, मतलब पाठ्यचर्या परिवर्तन का अर्थ और इसके प्रकार के बारे में बातें होंगी। पाठ्यचर्या जो परिवर्तन हुआ उसका क्या अर्थ है और क्या उसका प्रकार है, इसके बारे में बातें होंगी। इसी तरह से हमारी इकाई 6 यानी कि छठी इकाई है शिक्षा में शोध। अब शोध की जरूरत शिक्षा में है, क्यों है, उसका मीनिंग क्या है, तथा इसका स्कोप क्या है, शैक्षिक शोध का अर्थ तथा विषय क्षेत्र क्या है, उसका वैज्ञानिक पद्धति क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, चरण क्या है, वैज्ञानिक जो है मेथड्स, टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या है, एम्स क्या है उसका, बहुत सारे टाइप्स कितने हैं रिसर्च के, वेरिएबल्स क्या होता है, मतलब कि चर क्या है, मापने के क्या पैमाने हैं। ये काफी बड़ा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि हमारा पेपर 1 और एजुकेशन जो है पेपर 2, उसमें बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं। जैसे शिक्षा में शोध ये आप पढ़ोगे तो रिसर्च पेपर 1 में भी है और रिसर्च पेपर 2 में भी है, तो आपको दोनों तरह से फायदेमंद होगा। दो तरह की तैयारी, दोनों पेपर की तैयारी, ज़्यादा मार्क्स की तैयारी एक साथ होंगी, तो कोई भी टॉपिक को छोड़े नहीं और अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत है। क्लास को रेगुलरली आप लोगों को ज्वाइन करना होगा, जो भी डाउट्स रहेंगे वो पूछना होगा, और क्लास ज्वाइन करने में बिल्कुल भी भूले नहीं, टाइमली ज्वाइन करें। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होंगे और उसी अकॉर्डिंग क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोग आएंगे। 11 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगी डेली, मंडे टू सैटरडे। संडे को टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये पढ़ाई होंगी यहाँ पे। और भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी यहाँ बहुत हेल्पफुल हैं और मदद के लिए सभी आएंगे। ये फिलर फॉर्म परिवार एक बहुत अच्छा परिवार है। इसमें जो जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी फैकल्टीज़ हैं, परिवार की तरह जुड़े हुए हैं आपस में। और आप लोग भी हमारे परिवार ही हो, तो एक परिवार का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम आता है। जुड़े रहिए, बने रहिए और सीखते रहिए फिलर फॉर्म ऐप से। तो यूनिट 6 हमारा शिक्षा में शोध के लिए बातें हो गई। फिर यूनिट 7 जो है पेडागॉजी क्या होता है, एंड्रागॉजी क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, उसके बारे में बातें करेंगे। शिक्षण शास्त्र क्या है, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान क्या है तथा मूल्यांकन क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पेडागॉजी ए पार्ट है पेडागॉजी, पेडागॉजिकल एनालिसिस, कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजीज क्या रहेंगे, क्रिटिकल पेडागॉजी क्या है, मेमोरी लेवल में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, हंट ने क्या कहा, एंड्रागॉजी क्या है। फिर असेसमेंट मतलब अनुदेशात्मक अभिकल्प के प्रति सिस्टम्स उपागम क्या है, उसके बारे में बातें करेंगे। मीनिंग, नेचर, पर्सपेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट, उसके बारे में बातें होंगी। उसके बाद ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। असेसमेंट इन पेडागॉजी ऑफ एजुकेशन, असेसमेंट इन एंड्रागॉजी ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट क्या है, लर्निंग क्या होती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है, वो सारी यहाँ पे बातें बताई जाएंगी। 8वां जो हमारा इकाई है टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन, मतलब जो शिक्षा में प्रौद्योगिकी क्या है, प्रौद्योगिकी का क्या जरूरत है, प्रौद्योगिकी की जरूरत, इसलिए आप एग्जाम्पल अभी देखो, शिक्षा तो हो रही है लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन है। तो हम लोग शिक्षा कैसे मिल रहा है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब किसके भरोसे हो रहे हैं, किसके बदौलत हो रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी है।
तो टेक्नोलॉजी का शिक्षा में क्या रोल है, कैसे रोल है, आईसीटी का क्या रोल है, कैसे ये काम करते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डिजाइनिंग इसकी कैसे हुई है, और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्या है, सिस्टम्स अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इसके बारे में बातें होंगी। ई लर्निंग जो है उसमें क्या क्या स्कोप है, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग क्या है, सोशल लर्निंग क्या है, और डी पार्ट इसका रहेगा यूज ऑफ आईसीटी इन इवेल्युएशन। आईसीटी का क्या रोल है उसके बारे में बातें होंगी। आईसीटी ई पोर्टफोलियोज, इसमें सब कुछ आएंगे। ऑनलाइन जो आ रहे हैं हम लोग, ऑफलाइन आ रहे हैं, उसका मूल्यांकन टूल्स क्या है, असेसमेंट टूल्स यानी कि कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट इसका आएगा, ऑनलाइन सर्वे टूल्स और टेस्ट जनरेटर्स। ठीक है, सारे ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो यूनिट 8 में आएंगी। यूनिट 9 जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, मतलब कि शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में मीनिंग क्या है इसका, प्रिंसिपल क्या है, फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग क्या है, पोस्ट कॉर्ड क्या है, सीपीएम क्या है, पर्ट क्या है, पीईआरटी, शॉर्ट एनालिसिस क्या है, एसडब्ल्यूओटी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कल के लिए, मैं पूछूंगी एसडब्ल्यूओटी, शॉर्ट एनालिसिस क्या है। शॉर्ट एनालिसिस हम लोग भी कर सकते हैं, जिनकी शुरुआत है यूजीसी नेट का, जो फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, और जो पहले बैठ चुके हैं, जो क्वालिफाई हो गए, उनको भी बहुत बधाई। जो नहीं क्वालिफाई हुए हैं उनको भी हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असफलता और सफलता के बीच सिर्फ अ का फासला है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। शुरुआत हम लोग कहीं से करें, बीती ताही बिसार दे, सुधागे की ले। तो बीती बातें जो हो चुकी हैं उसे भूल जाओ, नहीं कुछ तो एक्सपीरियंस मिलता है, और जो क्वालिफाई कर गए तो ज्ञान मिला। तो कुछ भी हो तो उसको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है, बिहेवियर में माइंडसेट होना चाहिए हमारा। ठीक है, आज शुरू में स्टार्टिंग में ही मैंने कोट्स कहा था, हैप्पी होने के क्या है तरीके, 2 तरह के, उसके तरीके के बारे में एनालाइज करेंगे और सोचेंगे कैसे हम लोग खुश रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो शैक्षिक मैनेजमेंट जो एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, शैक्षिक प्रबंधन क्या है, प्रशासन क्या है, उसका नेतृत्व क्या है, उसके बारे में बातें होंगी। एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है, लीडरशिप क्या है, और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या रोल है। कॉन्सेप्ट क्या है, गुणवत्ता की अवधारणा तथा शिक्षा में गुणवत्ता क्या है, क्यों जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है, भारतीय दृष्टिकोण क्या है, क्रमबद्ध विकास इसका कैसा हुआ, निरीक्षण क्या है, गुणवत्ता का नियंत्रण कैसे करते हैं, गुणवत्ता का आश्वासन कैसे होता है, और सिग्मा क्या है, सिक्स सिग्मा क्या है, ये सब सारी बातें यहाँ पे पढ़ी जाएंगी। डी पार्ट में परिवर्तन प्रबंधन है, जो 3 चरण मॉडल, फ्रीजिंग, मूविंग, रिफ्रीजिंग, उसके बारे में बातें होती होंगी। यूनिट 10 जो 10वां यूनिट है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट है। वैसे तो सारे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबका अपना अपना रोल है। तो इसमें हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में बातें करेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, और उसका लक्षित समूह क्या है, निःशक्त व्यक्ति का अधिनियम क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या कहा गया है समावेशी शिक्षा के लिए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के लिए, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, और ये सब बारे में बातें की जाएंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, हैंडीकैप किसे हम कह सकते हैं। हैंडीकैप को अभी हम एक नए वर्ड से जानते हैं, जो विकलांग है उन्हें विकलांग नहीं कहा जाता है। तो कौन सा वर्ड कहा जाता है, प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं, या नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज है बेस्ड ऑन आईसीएफ मॉडल। आईसीएफ मॉडल क्या है उसके बारे में बातें होंगी। तो ये इसका बी है दिव्यांगता, यस, दिव्यांग वो क्या है, डाइवर्स लर्नर्स कौन है, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इवैल्यूएशन मेथड्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, टूल्स क्या है।
टूल्स एंड टेक्निक्स आर बोथ आर डिफरेंट थिंग, तो उसके बारे में जानेंगे कि क्या है वो। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम्स क्या है, इंक्लूसिव जो समावेशी कक्षाओं का नियोजन और प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आधारिक संरचना क्या है, मानव संसाधन तथा अनुदेशात्मक व्यवहार क्या है, असमान शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यचर्या तथा पाठ्यचर्या अनुकूलन क्या है, उसके बारे में बातें होंगी। असमान शिक्षार्थियों के लिए सहायक तथा अनुकूली प्रौद्योगिकी उत्पाद, माता पिता तथा पेशेवरों की भागीदारी क्या है, माता पिता का क्या रोल है, समकक्ष व्यक्ति जो है, मतलब रोल्स ऑफ पेरेंट्स, रोल ऑफ पीयर्स, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, स्कूल, उनका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उनका उनके लिए क्या रोल है उसके बारे में बातें करेंगे। क्या वो अलग है, जो किसी भी तरह से अलग हैं बच्चे, तो क्या हमें उनसे उनके साथ अलग व्यवहार करना चाहिए, उनको अलग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, सबके बारे में बातें हम करेंगे। उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए, एवरीथिंग। इसका डी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में बाधा कारक तथा सुकारक तत्व क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। एटीट्यूड क्या है, सोशल एंड एजुकेशनल। करंट स्टेटस क्या है, एथिकल इश्यूज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, रिसर्च ट्रेंड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। भारत में समावेशी शिक्षा की सामयिक स्थिति तथा आचार नीतिक मुद्दे क्या हैं, भारत में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शोध प्रवृत्तियां क्या हैं। तो इस तरह से हमारे 10 यूनिट्स हैं। तो यूनिट 1 जो है हमारा, फिर से रिकॉल करा देती हूँ, यूनिट 1 हमारा एजुकेशनल स्टडीज है। यूनिट 2 हमारा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है। यूनिट 3 हमारा लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस है। यूनिट 1 क्या है, शैक्षणिक अध्ययन। दूसरा यूनिट है शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र। तीसरा यूनिट हमारा है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया है। चौथा यूनिट क्या है, टीचर एजुकेशन, मतलब अध्यापक शिक्षा की बातें की गई हैं। यूनिट 5 है करिकुलम स्टडीज। करिकुलम क्या है उसके बारे में स्टडीज जो की गई हैं वो है पाठ्यचर्या का अध्ययन, उसके बारे में बातें की जाएंगी। छठा यूनिट है रिसर्च इन एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा में शोध क्या है उसके बारे में बातें होंगी। यूनिट 7 हमारा है 7वां इकाई पेडागॉजी, एंड्रागॉजी एंड असेसमेंट, मतलब शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन। 8वां यूनिट हमारा है टेक्नोलॉजी इन या फॉर एजुकेशन, शिक्षा में या शिक्षा के लिए जो प्रौद्योगिकी है उसका क्या रोल है, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। यूनिट 9 यानी कि 9वीं इकाई हमारी है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, मतलब शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व, इसके बारे में बातें होंगी। यूनिट 10 हमारा है इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब कि समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा क्या है उसके बारे में हमारी बातें होंगी। और इस तरह से हमारा 10 यूनिट्स है, इसकी सिलेबस है। तो हम लोग इसमें सब कुछ पढ़ेंगे और तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो आज तो हमने सिलेबस को पढ़ा है, सिलेबस को जाना है कि हमारा क्या पाठ्यक्रम है, क्या सब पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आज की वीडियो प्लीज आप लोग देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो, जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं। कल से टाइमली क्लास अटेंड करना, 11 बजे से क्लासेस होंगी। और कल की क्लास अटेंड करने से पहले ये रिकॉर्डेड वीडियोस और यूट्यूब में जो 3 क्लासेस हो चुकी है अभी, 18 तारीख को, 19 तारीख को और 20 को, शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन बाय शिल्पी, उसे आप प्लीज देख के आए, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और कल से मैं तीसरी इकाई यानी कि लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस यूनिट 3, उसे कह सकते हैं शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया। तो ये थोड़ी सी लंबी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग तो वैसे सब कुछ है, जहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें वो अच्छा है। तो इससे स्टार्ट करूंगी और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्लीज़ कल से ज्वाइन करना ना भूलें, टाइम भी आए, यूनिट 3 थोड़ा पढ़ के आए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ के आए, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं पढ़ के आए, वो सब हम लोग सब डिस्कस करेंगे।
यूनिट 3, बी रेडी। मेरी बातें आप सबको समझ में आ रही हैं? तो प्लीज बताओ आप। ये फिर से एक बार देख लो। ये फिलर फॉर्म ऐप है, टेलीग्राम का ये आईडी है, ये आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक में भी है, इंस्टाग्राम में भी है, आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हो। ये मैं हूँ एजुकेशन पेपर की, और ये ऐप का टाइमिंग है। ऐप में 11 बजे से मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी यूट्यूब पर। 11 बजे से हुई हैं क्लासेस, अभी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन क्लासेस हुई हैं। प्लीज़ 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 उस उन तीनों क्लासेस को आप देख लो। उसमें 3 चैप्टर 3 यूनिट्स को मैंने डिस्कस किया है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और यहाँ पे हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद उसके PYQ सॉल्व होंगे, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। और संडे टू संडे यहाँ पे टेस्ट होंगे। नेट सेट सभी के बच्चों के लिए अवेलेबल है ये कोर्सेस। ये कोर्स जो 5000 का 2499 में मिल रहा है, और उसमें अगर मेरा कूपन कोड लगाओगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये राम मंदिर का ऑफर चल रहा है अभी, तो प्लीज़ ज्वाइन करें, अधिक से अधिक लोगों को सेंड करें, शेयर करें, ज्वाइन करिए कोर्सेज को। काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये मौका को हाथ से जाने ना दें, ज्वाइन करें और जीत के लिए एक अगला कदम बढ़ाएं। शुरुआत तो करना होगा पढ़ाई के लिए, कुछ तो करेंगे, कदम आगे बढ़ाओ, बढ़े चलो बढ़े चलो। मैंने ये सारे सिलेबस डिस्कस किए हैं, ठीक है। प्लीज, और ये देखो आप, ये फिर से मेरा वो कूपन कोड है, आपको 10% सेल पे 10 लगाओगे तो मिल जाएगा। ये देखो आप, आज के लिए मोटिवेशनल थॉट्स ये है। ये आप पेड़ देख रहे हो, क्या है इसके बारे में जरा देख के बताओ मुझे। इसमें लोग रोना रोते हैं कि मेरे पास परिस्थितियां नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे अच्छा करूं, मेरे पास तो सारी सुविधाएं मौजूद नहीं है। रोना रोते रहते हैं। रोना रोते रहने वाले हमेशा रोना ही रोते रहते हैं, क्योंकि कितनी भी सुविधाएं उनको दे दी जाए, कितना भी परिस्थितियां उनके अनुकूल हो जाए, लेकिन अगर एक रोने की आदत होती है तो कभी भी अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं आता है। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है, और उसमें भी अपना दी बेस्ट देने की जरूरत है। ये पेड़ है, यहाँ दब चुका है, यहाँ एक छोटा सा पेड़ हुआ होगा, इसको ना परिस्थितियां मिली, ना मिट्टी मिले, ना कुछ मिले, लेकिन फिर भी इसे बढ़ने की ललक थी और इसी समाज को अच्छा देना था। अगर आप स्टूडेंट हो, दबे हुए हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको मिट्टी नहीं मिल रही, मिट्टी से यहाँ तात्पर्य है कि आपको अच्छा, मतलब सब कुछ मिल नहीं रहा है, आपको सुविधाएं नहीं मिल रही, आप बहुत कठिन जीवन जी रहे हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आप समाज से जुड़ो, समाज के लिए कुछ दो, समाज को अपना बेस्ट दो, तो फिर भी परिस्थितियां रास्ता निकाल देती हैं। प्रकृति ऐसी है कि अगर आप सोचोगे जैसा तो रास्ते आपको वैसे मिलेंगे। इस पेड़ से सीखो। देखो क्या लिखा है, इस पेड़ को ध्यान से देखिए। क्या इसकी परिस्थितियां फल देने वाली थी? क्या देने वाली थी इसकी परिस्थितियां फल? नहीं ना। लेकिन उसके बावजूद भी इसने समाज को बेस्ट देने का प्रयास किया। समस्याएं सबके पास है, उनसे लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। समस्याएं तो सबके पास है ना, लेकिन उनसे लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। और ये जज्बा तो बनाए रखें कि मैं भी कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। असंभव सर कुछ भी नहीं है दुनिया में। एक बार ठान लो, बस ठानने की जरूरत होती है। थैंक यू, ये मेरा आज का था क्लास। आप लोग फीडबैक दे सकते हो मुझे। कहते हैं देखो, जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है, तो खुद को खर्च करो ताकि गूगल पे सर्च हो। आजकल कुछ भी सर्च करना रहता है हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन अपने नाम को सर्च करो। हमारे नाम से मिलते जुलते दूसरे लोग हैं जो हैं अभी, लेकिन हम लोग नहीं हैं, हम नहीं हैं। तो हमें उस लायक बनना होगा, खुद को खर्च करना होगा, ताकि हम लोग खुद को खर्च करें, खुद के बारे में सोचे, खुद को इन्वेस्ट करो, खुद को अच्छा इंप्रूव करो, ताकि दुनिया आपको गूगल पे सर्च करें।
ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम मंदिर की सबको अगेन बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल इसी समय पे ऐप पे। तब तक बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हैव अ गुड डे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।